आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की केमिस्ट्री पार्ट 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाइए कॉलम ए का कॉलम बी से। तो इसमें पहला है हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल। हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल, तो इसका आंसर हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल, पहला का आंसर हो जाएगा सी, खाद्य तेलों को घी में। दूसरा है Cu2Cl2, तो इसका हो जाएगा डी, सेंडमेयर अभिक्रिया में। तीसरा है V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हो जाएगा ये संपर्क विधि, बी नंबर। चौथा है बारीक आयरन, बारीक आयरन का हो जाएगा ई नंबर, हैवर विधि में यूज होता है। और पांचवा है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड या AlCH3 का होल थ्राइस, तो पांचवा का हो जाएगा ए नंबर, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। नेक्स्ट है FeSO4.7H2O, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, हल्का हरा। NiCl2.4H2O, तो इसका हो जाएगा ए नंबर, हरा रंग होता है। MnCl2.4H2O, तो इसका हो जाएगा ई नंबर, बी नंबर होगा इसका, हल्का गुलाबी। चौथा COCl2.6H2O, तो इसका हो जाएगा ई नंबर, गुलाबी। और CuCl2 पाँचवें का हो जाएगा एफ नंबर, रंगहीन होता है। नेक्स्ट है सिक्का धातु, तो सिक्का धातु किसे कहते हैं, तो सिक्का धातु को बोल कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तो इसका हो जाएगा एफ नंबर। अधिकतम चुंबकीय है, अधिकतम चुंबकीय है, तो अधिकतम चुंबकीय क्या होता है, ये होता है Mn, इनमें से Mn2+, तो हो जाएगा ये जी नंबर। तीसरा प्लेटिनम धातुएं, तो प्लेटिनम धातुएं इसका हो जाएगा ई नंबर, आयरन, IR, इरिडियम। नेक्स्ट है चौथा दुर्लभ मृदा तत्व, तो दुर्लभ मृदा तत्व चौथा का हो जाएगा सी नंबर, एफ ब्लॉक के तत्व। पांचवा रंगीन एवं प्रतिचुंबकीय हैं, रंगीन एवं प्रतिचुंबकीय क्या है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी नंबर, जिंक 2+ आयन। फिर छठवां तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त की जाने वाली धातु, तो छठवां का हो जाएगा डी नंबर, निकिल। सातवां है रेडियोधर्मी, सभी रेडियोधर्मी, तो सभी रेडियोधर्मी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स सभी क्या हैं, रेडियोधर्मी हैं। और वर्ग समतली, तो वर्ग समतली इसका क्या हो जाएगा, एच नंबर, जिनान टेट्राफ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। Cu+ आयन तथा Cu2+ आयन में कौन सा आयन रंगीन होता है, तो Cu+ आयन और Cu2+ आयन में कौन सा आयरन रंगीन होता है, तो इसके लिए हो जाएगा आंसर ये है Cu+, इन दोनों में Cu+ ज़्यादा रंगहीन होगा, Cu+ क्या होता है, रंगहीन होता है। दूसरा है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में कौन सी श्रेणी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो इसका हो जाएगा एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स क्या होती है, अधिक या उच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, दूसरे का आंसर एक्टिनाइड। तीसरा है लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा +3।
नेक्स्ट है Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या। तो Fe3+ आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका हो जाएगा 5। इसमें 5 अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होती है। फिर है 5वां, डी ब्लॉक के तत्वों में Zn परिवर्ती ऑक्सीकरण प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि तो Zn जिंक है, ये क्या है, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो क्यों हो जाता कहते हैं, क्योंकि पूर्ण पूरित कक्ष होते हैं। इसके कक्ष क्या होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं। 6वां है कॉपर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑक्सीकरण अवस्था। तो कॉपर की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। एफ ब्लॉक नेक्स्ट है, एफ ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो इनको दो श्रेणी में बांटा गया है। इसका हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट लूनर कास्टिक किसे कहते हैं। तो लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, लूनर कास्टिक। नेक्स्ट है डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक परिवर्ती अक्सीकरणता नहीं दर्शाता है, क्यों। अच्छा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर है डी कक्षा में पूर्ण भारी होने की वजह से ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। 10वां है HgCl2 का पोटेशियम आयोडाइड HgCl2 तथा पोटेशियम आयोडाइड का क्षारीय विलयन क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा नेस्लर अभिकर्मक। 11वां, संकर्ण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्यों। तो संकर्ण धातुओं के लवण रंगीन होते हैं क्यों, क्योंकि इनके डी कक्षक क्या होते हैं, संकरण के कारण बनते हैं, इसलिए क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। तो डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर देखेंगे। तो डी ब्लॉक में क्या है, इसमें 2 कोष N एवं N-1 अपूर्ण होते हैं। डी ब्लॉक में N एवं N-1 अपूर्ण होते हैं और एफ ब्लॉक में 3 कोष N, N-1 एवं N-2 अपूर्ण होते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम कोष के डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 उपांतिम के अंदर, मतलब उपांत्य कोष के F कक्षकों में प्रवेश करता है। तीसरा है डी ब्लॉक के तत्व सामान्यतः संकर्ण तत्व कहलाते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व को अंतर संकर्ण तत्व कहते हैं, या अंतः संकर्ण तत्व या आंतर संकर्ण तत्व कहते हैं। चौथा, डी ब्लॉक के तत्व प्रकृति में उपलब्ध होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ये दुर्लभ मृदा तत्व भी कहलाते हैं। ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसमें हो जाएगा ये तत्व स्थायी होते हैं और ये कम स्थायी होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व स्थायी होते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व कम स्थायी होते हैं। 5वां नंबर तो हालांकि समानता है, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 6वां, ये अंतर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में अंतर। तो पहला है विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के 4f कोष में प्रवेश करते हैं। और इसमें क्या होते हैं, विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के 5f कोष में, इसमें 4f में, इसमें 5f कोष में प्रवेश करते हैं। ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए लेंथेनाइड कहा गया है, और ये तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसलिए इनको एक्टिनाइड्स कहे जाते हैं। इनका समान ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ये +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक्टिनाइड भी समानता ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, किंतु ये अन्य उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्थाएं जैसे 4, 5, 6, 7 भी प्रदर्शित करते हैं।
चौथा, परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती है एवं यह लेंथेनाइड संकुचन कहलाते हैं। इनमें परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः एवं समान रूप से घटती है एवं यह एक्टिनाइड संकुचन कहलाते हैं। तो ये लेंथेनाइड संकुचन और ये एक्टिनाइड संकुचन कहलाते हैं। पांचवा, लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है, एक्टिनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उच्च होती है। तो ये हो जाएंगे अंतर। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं तथा इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा गया। तो उत्तर इसमें, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कक्ष में जाता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें एस व पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है और ये सेतु का कार्य करते हैं, जिसे इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 1 से 10 ns 0 to 2 0 से 2 है, जहाँ n बाहरी कोश की संख्या है। यह सभी तत्व धातुएं हैं, इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया। तो कह सकते हैं डी ब्लॉक तत्व क्या है, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d कोष में प्रवेश करता है तथा इन्हें एस व पी ब्लॉक के बीच में रखे जाने के कारण ये सेतु का कार्य करते हैं, दोनों को जोड़कर रखते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इन तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D श्रेणी या द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D श्रेणी या तृतीय संक्रमण श्रेणी और 6D श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 3D श्रेणी क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इस श्रेणी के सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करता है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी में सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, इसलिए 4D श्रेणी। तृतीय संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D कक्ष में प्रवेश करता है, इसलिए 5D श्रेणी कहते हैं। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में जाता है, इसलिए इसे 6D श्रेणी भी या 6D श्रृंखला कहते हैं। तो श्रृंखला या श्रेणी, दोनों श्रेणी भी लिख सकते हैं या श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, कारण सहित समझाइए। पहला, संक्रमण धातुएं एवं इनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। दूसरा, संक्रमण धातुओं के परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तीसरा, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले का आंसर, पहले क्या है, संक्रमण धातुएं एवं इनके यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा, जब किसी यौगिक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब कोई यौगिक होगा उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो यौगिक के भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है। यदि भीतर का चुंबकत्व बाहरी चुंबकीय क्षेत्र का साथ देता है तो उसे अनुचुंबकीय गुण कहते हैं। यदि यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकत्व प्रबल हो जाता है, अर्थात किसी यौगिक के अनुचुंबकत्व की मात्रा उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये अनुचुंबकीय होते हैं। तो इसका सीधे सीधे कारण है क्या, कि संक्रमण धातु अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये क्या होते हैं, अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते हैं। दूसरे का आंसर देखेंगे, संक्रमण धातुओं के परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो संक्रमण धातुओं में उच्च प्रभावी न्यूक्लियर आवेश तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की अधिक संख्या होती है, इसलिए ये बहुत मजबूत धात्विक बंध बनाते हैं। परमाणुक स्वरूप संक्रमण धातुओं के परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। तो क्या होते हैं, जो संक्रमण धातु होते हैं उन पे जो न्यूक्लियर आवेश, नाभिक आवेश जो होता है वो बहुत नाभिक आवेश बहुत ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रॉन, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण ये बहुत मजबूत नाभिक से बहुत मजबूती से क्या होते हैं, बंधे होते हैं।
प्रबल बंध के कारण जुड़े होते हैं, अतः इनकी एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। क्योंकि पढ़ें अनएंथैल्पी जिसका नाभिक आवेश जितना ज़्यादा होता है वो वहाँ उसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतनी ही ज़्यादा प्रबल बंध से जुड़े होते हैं, जिसके कारण उनको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा की अधिक मात्राओं की आवश्यकता होती है, इसलिए इनकी एंथैल्पी क्या होती है, उच्च होती है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था, ये था कि संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो संक्रमण धातु क्या बनाती है, सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए n-1d कक्षकों के कारण होता है। मतलब क्या है, जो संकरण धातु रंगीन बनाती हैं इनका कारण ये है कि संकरण धातुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अपूर्ण होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है संकरण धातु आयनों में जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इससे इस इलेक्ट्रॉन का एक कक्षक से दूसरे कक्षक में संक्रमण होता है। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों को अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। अतः आयन या रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है। उदाहरण जैसे कॉपर CuH2O+2 आयन नीला दिखता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के लाल रंग को इलेक्ट्रॉन के उत्तेजना के लिए अवशोषित करता है तथा उसके पूरक नीले रंग को उत्सर्जित करता है। तो संकरण धातु रंगीन यौगिक बनाती है, इसका आंसर ये होगा क्योंकि संकरण धातुओं में क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक कक्ष से दूसरे कक्ष में संक्रमण करते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तथा उसके पूर्ण क्रम को प्रदर्शित करते हैं। जिसके पूर्ण क्रम को प्रदर्शित करते हैं वह रंग क्या होता है, दिखाई देता है। जैसे कुछ आयनों के रंग क्रोमियम 4+ आयन नीला दिखता है, क्रोमियम 3+ आयन बैगनी दिखता है, मैग्नीज 2+ आयन भी बैगनी दिखता है, Fe2+ आयन हरा दिखता है, मैग्नीज 3+ आयन गुलाबी दिखता है और Fe3+ आयन पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो ये इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण तत्व की विशेषताएं लिखिए। तो देखो संकरण तत्व की विशेषताएं, इनमें से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, ये पहला आंसर इसका हो जाएगा, इनके क्वथनांक तथा गलनांक उच्च होते हैं। तो संकरण तत्व गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि ये इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से मजबूती से बंधे होते हैं, इनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण इनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरा, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो परिवर्ती क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये अगले नए अलग दूसरे तत्वों से क्या करते हैं, संकरण कर लेते हैं और अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है, ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि रंगीन आयन क्यों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। चौथा, ये समन्वय यौगिक बनाते हैं। समन्वय यौगिक मतलब सहसंयोजी यौगिक, संकुल यौगिक, जिसे उपसहसंयोजी यौगिक में हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा। पांचवा, ये सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं, ये अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, ये मिश्र धातु बनाते हैं, ये धातुओं के साथ अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, इनकी प्रकृति धात्विक होती है, ये कठोर होते हैं और ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ये क्या है, 10 संकरण धातुओं की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्न 7, संकरण धातुएं आसानी से मिश्र धातुएं क्यों बना लेती हैं। तो संकरण धातु आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती हैं, तो इसका आंसर, संकरण धातुएं पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणी हैं,
तथा विभिन्न संकरण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातुएं बनती हैं। संकरण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टलीय जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार मिश्र धातुएं बनती हैं। जैसे क्रोमियम और निकिल में विलेकर क्रोमियम निकिल मिश्र धातु बनाया जाता है। मिश्र धातुएं अपनी जनक धातुओं की तुलना से अधिक कठोर, उच्च गलनांक वाली तथा अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं। तो मिश्र धातु आसानी से क्या बना लेती हैं, मिश्र धातु बना लेती हैं। तो इसका कारण ये है सीधे सीधा कि संकरण धातुएं जो होती हैं उनके परमाणु आकार लगभग सेम होता है। जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकिल, कॉपर, जिंक की जो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़े जाते हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन में इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने के कारण इनमें परमाणु आकारों में ज़्यादा कोई मतलब अंतर नहीं होता, इनका लगभग समान होता है। जैसे निकिल और क्रोमियम हो गए, तो इनमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों का परमाणु आकार क्या होता है, उनका सेम होता है। तो इनको जब क्या कहते हैं, मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो पिघली व्यवस्था में एक दूसरे से अच्छी तरह से मिश्रण हो जाते हैं और मिश्रित होकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8, Fe2+ आयन। प्रश्न क्रमांक 8, Fe2+ आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की त्रिज्या से कम होती है। मतलब आयरन 2+ आयन और मैग्नीज 2+ आयन की त्रिज्या जो होती है इनसे क्या होती है, कम होती है। क्यों, इसका कारण, तो इसका कारण देखेंगे। आयरन का परमाणु क्रमांक 26 जबकि मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 से अधिक है। अधिक परमाणु क्रमांक होने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है। फलतः नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उतना ही प्रबल होता है। प्रबल आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन मेघों को भीतर की ओर खींचता है, जिसके आकार में कमी होती है। इसलिए Iron+2 आयन की त्रिज्या Mn2+ आयन की से कम होती है। तो क्या है, जो आयरन होता है, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 हमने पढ़ा और मैग्नीज का 25 होता है। तो आयरन में परमाणु की संख्या ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो नाभिक का आकार भी ज़्यादा होगा, नाभिक ज़्यादा प्रभावशील होगा। और नाभिक जब ज़्यादा प्रभावशील होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा मजबूती मतलब अधिक बल से अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जब अधिक आकर्षित करेगा तो क्या होगा, उसके आकार में कमी आएगी। आकार में कमी आएगी तो त्रिज्या में कमी आएगी। इसलिए क्या है, आयरन की त्रिज्या मैग्नीज से क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9, लेंथेनाइट संकुचन क्या है। लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। तो जैसे कि अभी अगले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि आयरन की त्रिज्या जो होती है मैग्नीज से कम होती है इलेक्ट्रॉनों की, सेम यही कारण है। पढ़ते हैं क्या है उत्तर। लेंथेनाइट संकुचन, लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणु आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। तो लेंथेनाइट संकुचन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कि लेंथेनाइट संकोचन में जो लेंथेनाइट तत्व होते हैं उनके क्या होते हैं, क्रमिक परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में न जाकर अंतिम के उपांतिम कोश में प्रवेश करते हैं। आपने देखा है कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, एन में नहीं जाता, ना n-1 में जाता है, कहाँ जाता है, n-2 F उपकोश में प्रवेश करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन अंदर जाता है, अंदर जाने से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बढ़ता है, जिस कारण उनके आकार में कमी आती है, त्रिज्या में कमी आती है, और उस कमी को क्या कहते हैं, संकुचन। तो लेंथेनाइट संकुचन, इसे लेंथेनाइट संकुचन के नाम से जानते हैं। अब कारण देख लेते हैं, वही कारण। तो कारण क्या है, लेंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में न जाकर n-2f उपकोश में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु अथवा आयन संकुचित होता है।
तो ये इसका कारण हो गया। अब प्रभाव देखते हैं, लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव। तो लेंथेनाइड संकुचन का प्रभाव, पहला, लेंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन। लेंथेनाइड का प्रभाव, जब लेंथेनाइड संकुचन होता है तो उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुणों में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। क्या संकुचन के कारण इसमें क्या होता है, गुणों में परिवर्तन बहुत कम होता है, अतः शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। दूसरा कारण है, दूसरा प्रभाव क्या होता है, अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनाइडों से पूर्व आने वाले तथा इनके बाद आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम जर्कोबियम के गुणों में भिन्नता होती है, जबकि जर्कोबियम और हाफेनियम गुणों की काफ़ी समानता रखते हैं। तो ये प्रभाव पड़ते हैं लेंथेनाइड संकुचन का। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10, अंतराकाशी यौगिक क्या है, संकर्ण धातुएं। यह है अंतराकाशी यौगिक क्या है, संकर्ण धातुओं के ऐसे यौगिक क्यों ज्ञात हैं। तो आंसर है उत्तर, अधिकांश संकर्ण तत्व उच्च ताप पर आधात्विक तत्वों के परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, निकिल, सिलिकॉन आदि के साथ यौगिक बनाते हैं। संकर्ण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी रिक्तियों में ये आधात्विक तत्वों के छोटे परमाणु ठीक ठीक फिट हो जाते हैं, ये अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो अंतराकाश। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्न 11, संकर्ण धातु में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है, समझाइए। और दूसरा है, जिंक, कैडमियम और मरकरी संकर्ण तत्व का गुण व्यक्त क्यों नहीं करते। तो पहले का आंसर ए नंबर, इन तत्वों के आयनों का आकार कम तथा नाभिक आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन या अणु लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, संकुल यौगिक बनाते हैं। दूसरा है, लिगेंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों के आयन में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। तो पहला क्या है, ये लिगेंडों क्या करते हैं, ये आयन, इनके आयनों का आकार क्या होता है, कम तथा नाभिक आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, जिन लिगेंड जो होते हैं, अणु होते हैं, उनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। और दूसरा, इनके पास क्या होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल ही होता है। इस कारण से क्या करते हैं, संकर्ण तत्व ये संकुल यौगिक बनाते हैं। दूसरे का आंसर है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, जिंक और कैडमियम एवं मरकरी क्या है, ये संकर्ण तत्व के गुण में नहीं आते। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि क्वेश्चन ये सभी तत्व डी ब्लॉक के सभी डी ब्लॉक के तत्व संकर्ण तत्व हैं, तो सत्य है या असत्य, तो ये असत्य है। डी ब्लॉक के सभी तत्व संकर्ण तत्व नहीं हैं, लेकिन सभी संकर्ण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये भी क्वेश्चन सत्य असत्य में पूछ लेता है। तो जबकि देखिए, संकर्ण तत्व ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन इन्हें संकर्ण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों? दूसरे नंबर का आंसर इसमें नहीं है, इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दूसरे नंबर का आंसर ये होगा, ध्यान से सुनिए, कि जिंक, कैडमियम एवं मरकरी संकर्ण तत्व का गुण व्यक्त क्यों नहीं करते। तो संकर्ण तत्व किन्हें कहते हैं, संकर्ण तत्व में क्या होते हैं, रिक्त डी ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, संकर्ण तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनके संकर्ण तत्व कहा जाता है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी ये तीनों में रिक्त ऑर्बिटल क्या नहीं होते, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनके कप कोष क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो लिखें इसका कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के जो डी कक्षक हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, पूर्ण पूरित होते हैं, अतः इन्हें संकर्ण तत्व की श्रेणी में नहीं रखा गया।
और जो ये आंसर दिया है दूसरा नंबर, ये किसका है? ये क्वेश्चन ये है, टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु कहते हैं क्यों? क्वेश्चन क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्या है? टाइटेनियम को आश्चर्यजनक धातु कहते हैं क्यों? तो इसका आंसर पहला, यह कठोर व उच्च गलनांक वाली धातु है, यह ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है, तीसरा संक्षारण प्रतिरोधी होती है, इसका उपयोग टैंक, बंदूक व रक्षात्मक कवच बनाने में किया जाता है, इसलिए इसको आश्चर्यजनक धातु कहा जाता है।